गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है यूएस डेट सीलिंग क्राइसिस। तो ये टॉपिक जो है आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली आपके मेंस में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि आपको इससे रिलेट करना आएगा कि यूएस की इकोनॉमी में अगर कुछ भी ट्रबल आता है तो उससे इंडियन इकोनॉमी पे या फिर ग्लोबल इकोनॉमी पे कर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि यूएस गवर्नमेंट जो है डेट डिफ़ॉल्ट करने वाली थी, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन और जो वहाँ की कांग्रेस के स्पीकर हैं उन्होंने जो है एक एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया है, जिससे कि अब वहाँ की जो नेशनल लीगल डेट सीलिंग है वो बढ़ा दी जा रही है। ठीक है, तो अब हुआ क्या था कि 1917 में कांग्रेस ने एक एक्ट पास किया जिसमें कहा गया कि प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो अनलिमिटेड बोरोइंग करते रहें। ठीक है, फिर तो इकोनॉमी जो है वो बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए एक लिमिट लगा दी गई कि इससे ऊपर बोरोइंग जो है वो प्रेसिडेंट को अलाउ नहीं होगी। अगर इससे ऊपर बोरोइंग करनी है, अगर कंट्री का डेट बढ़ाना है, तो अप्रूवल ऑफ कांग्रेस चाहिए होगा, जो कि वहाँ की पार्लियामेंट है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की स्पेंडिंग कैपेसिटी को जो कर्टेल करने के लिए ये एक डेट सीलिंग लगाई गई है। तो 1939 में ये डेट सीलिंग लगभग 45 बिलियन होती थी। अब तो ऑफ कोर्स ये ट्रिलियंस में जा चुकी है क्योंकि यूएस की इकोनॉमी उसी हिसाब से बढ़ चुकी है। तो अभी जो करंट डेट सीलिंग क्राइसिस क्या हुआ कि जो यूएस गवर्नमेंट है अभी बाइडन की, वो जनवरी में ही जो डेट सीलिंग की लिमिट है वो क्रॉस कर चुकी थी। तो उसका मतलब क्या हुआ कि उससे ज़्यादा अमाउंट वो जो है प्रेसिडेंट बाइडन वो नहीं निकाल सकते थे और बोरो नहीं कर सकते थे। अगर उससे ज़्यादा बोरो करना है तो ऑफ कोर्स कांग्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, कांग्रेस में अप्रूवल के लेने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कांग्रेस वहाँ पर जो है वो अपोजिशन पार्टी जो रिपब्लिकन डोमिनेटेड है। ठीक है, तो वो कंसेंसस नहीं बना पा रहे थे कि क्या वहाँ की गवर्नमेंट और ज़्यादा जो है बोरिंग कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है, अब अगर ऐसा होता कि ये कोई कंसेंसस डेवलप ही ना होता, अगर यूएस के जो है प्रेसिडेंट या यूएस की गवर्नमेंट डेट और ले ही ना पाती, तो क्या हो सकता था उससे? ऑफ कोर्स यूएस डिफ़ॉल्ट कर देता। अगर यूएस डिफ़ॉल्ट कर देता तो मिलिट्री के जो सैलरीज़ हैं, रिटायरीज़ के जो बेनिफिट्स जाते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं, अदर पेमेंट्स होती हैं, वो सब रुक जाती। उससे क्या होता कि और ज़्यादा, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट रुक जाती तो और ज़्यादा डेट बढ़ जाता, नेशनल डेट और बढ़ता, फाइनेंशियल मार्केट को शॉक लगता, पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में जा सकती थी। ठीक है, यूएस की क्रेडिट वर्दीनेस भी जो है वो नीचे जा सकती थी, लार्ज स्केल जॉब लॉसेस हो सकती थी, डॉलर वीक हो जाता, स्टॉक सेल ऑफ शुरू हो जाते, है ना। तो एक तरह से एक नाइटमेयर की सिचुएशन आ जाती ग्लोबल इकोनॉमी में, स्टार्टिंग फ्रॉम यूएस। लेकिन फॉर्चुनेटली ये डील साइन कर ली गई है। अब कहा गया है इस डील के अंदर कि 2025 तक जो 31.4 ट्रिलियन की डेट सीलिंग है वो सस्पेंड रहेगी। इससे ऊपर जो है वो प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो बोरो कर पाएंगे, लेकिन कुछ इसके अंदर जो है वो कंडीशंस होंगी। ठीक है, आपको कंडीशंस याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपके लिए कभी ऐसा नहीं होगा कि प्रीलिम्स में कंडीशंस पूछी जाएंगी, डिस्पाइट कि कितना भी जो है आपसे अनप्रिडिक्टेड प्रीलिम्स हो, लेकिन कभी भी आपसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे कि यूएस की जो इंटरनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो। ठीक है, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हाई हिस्टेरेक्टोमीज। ठीक है, गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है अर्ज किया है कि हिस्टेरेक्टोमी के जो ट्रेंड्स हैं पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन फाइल की गई थी जिसमें कहा गया था कि वुमेन जो मार्जिनलाइज लोकेशन में रहती हैं उनके ऊपर अनजस्टिफाइड हिस्टेरेक्टोमीज़ की जा रही हैं। अब जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखा गया बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कि जो मार्जिनलाइज्ड लोकेशन में विमेन रह रही हैं उनके ऊपर जो है ये अनऑथराइज्ड और अनजस्टिफाइड हिस्टेरेक्टोमीज़ की जा रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो है उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट जज ने, कि 2 सर्टिफाइड डॉक्टर्स के परमिशन के बाद ही 40 से ऊपर की एज की जो विमेन है उनके ऊपर ये हिस्टेरेक्टोमीज़ की जा सकती हैं। अब हिस्टेरेक्टोमी होता क्या है? तो एक बेसिकली सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें कि यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है ताकि विमेन प्रेग्नेंट ना हो सकें और वो मेंस्ट्रुएट ना करें। ठीक है, अब सिजेरियन डिलीवरीज जो है वो सबसे ज़्यादा ऑफ कोर्स पॉपुलर सर्जरी है। उसके बाद हिस्टेरेक्टोमी जो है वो सेकेंड मोस्ट फ्रीक्वेंट प्रोसीजर होता है, जो कि विमेन आजकल जो है जिनके ऊपर विमेन जो है वो के ऊपर जो किया जाता है। अब जो है बहुत कॉमन हो चुका है ये 40 से 50 की एज में विमेन को जो है ये हिस्टेरेक्टोमी करने का ट्रेंड। ठीक है, लेकिन इससे हेल्थ रिस्क भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसके बहुत बुरे हैं। इससे कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स हो सकती हैं, कैंसर, डिप्रेशन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, डिमेंशिया तक भी हो सकता है। और खासकर विमेन जो 45 की एज से ऊपर हैं उनके ऊपर भी जो है हेल्थ रिस्क बढ़ते रहते हैं।
तो हिस्टेरेक्टोमी के ट्रेंड इंडिया में क्या है, तो अगर हम देखें तो एवरेज एज ऑफ विमेन जो हिस्टेरेक्टोमी करा रही हैं वो 34 है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये एज जो एवरेज एज है ये 45 रहती है। और सबसे ज़्यादा जो ये हिस्टेरेक्टोमी की सर्जरीज़ हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही होती हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। और देखा गया है कि जो सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज विमेन हैं उनमें जो है सबसे ज़्यादा ये सर्जरी की जाती है। तो अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या बोला है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर एक मॉनिटरिंग कमेटीज़ बनाई जाएंगी जो कि जो भी अगर 40 साल से कम की विमेन के ऊपर अगर हिस्टेरेक्टोमी जो है वो कंडक्ट करेगा तो उसको रीज़न बताना पड़ेगा कि क्यों किया है। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम्स में जो है हेल्थ कवर दिया जाता है इवन हिस्टेरेक्टोमीज़ के लिए भी, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो है ये और ज़्यादा जो है वो प्रोसीजर इसका जो है स्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट 2010 के अंदर अगर कोई भी हॉस्पिटल या हेल्थ केयर फैसिलिटी किसी भी विमेन को कोर्स करते हैं कि आप हिस्टेरेक्टोमी कराओ तो उनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। ऐसा किया भी गया है गवर्नमेंट द्वारा। ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि हमने तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स को ब्लैक लिस्ट किया है और FIR भी रजिस्टर की हैं जिन्होंने इन नॉर्म्स को वायलेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फूकॉज पेंडुलम, साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फूकॉज पेंडुलम जो है वो एक लगाया गया है एंट्रेंस हॉल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हॉल ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, जिससे कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि इंडिया जो है वो उसका जो आइडिया है वो आइडिया ऑफ द कॉस्मोस से इंटीग्रेटेड है। ठीक है, तो इसको किसने बनाया है, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता ने इसको बनाया है। कम्प्लीटली मेड इन इंडिया है, गन मेटल का यूज़ करके इसको बनाया गया है। और जो है इसका सस्पेंशन जो सिस्टम है वो जो हॉल है उसकी सीलिंग से माउंट किया गया है। जनरली इसको 49 आवर्स 59 मिनट्स और 18 सेकंड्स लगते हैं अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में। और सबसे पहला ये ऐसा पेंडुलम 1991 में लगाया गया था पुणे में। ठीक है, अब ये होता क्या है, फुकॉज पेंडुलम होता क्या है, तो 19th सेंचुरी फ्रेंच फिजिसिस्ट के नाम पर इसको रखा गया है। बेसिकली अर्थ की रोटेशन को डिमॉन्स्ट्रेट करता है ये। तो 1851 में ये सबसे पहली बार जो है इसका यूज़ किया गया था ये दिखाने के लिए कि अर्थ जो है अपने रोटेशन पर जो है वो अपनी एक्सिस पर रोटेशन करती है। एक हैवी ऑब्जेक्ट को जो है वो हाइट से जो है बांध दिया जाता है, लटका दिया जाता है, जिसको आप पेंडुलम कह रहे हो, और इसको फ्री टू स्विंग कर दिया जाता है, मतलब कि किसी भी डायरेक्शन में ये हिलता रहेगा। और क्योंकि जैसे जैसे अर्थ घूमेगी उसी के ही बेसिस पर जो है इसकी ओरिएंटेशन भी चेंज होती रहती है। ठीक है, अब न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर जो है वो काम नहीं करेगी। तो जब ये पेंडुलम स्विंग हो रहा होता है तो ये अपना एक ही डायरेक्शन में स्विंग हो रहा है, लेकिन अर्थ क्या है, अर्थ जो है वो रोटेट होती है। जब अर्थ रोटेट हो रही है हर 24 घंटे के अंदर अंदर, तो इसकी वजह से क्या है, पेंडुलम की जो ये मूवमेंट है वो भी शिफ्ट होती रहती है। तो जो पर्सन जो खड़ा होकर इस पेंडुलम को देख रहा है वो ये देखेगा कि जो पेंडुलम की जो लाइन है, जो अगर पेंडुलम जैसे एक ही साइड पर घूमता रहता है, बट जब कोई अगर बहुत देर तक खड़ा होकर देखेगा तो उसको ये पता लगेगा कि जो पेंडुलम है उसकी जो है लाइन चेंज होती जा रही है, क्योंकि अर्थ जैसे जैसे रोटेट हो रही है उसी के साथ साथ जो है पेंडुलम की भी लाइन भी रोटेट होती जा रही है। तो ऑब्जर्वर्स जो हैं क्यों ऐसा उनको लगता है, क्योंकि जो ऑब्जर्वर्स जो खड़े हैं जो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो खुद भी तो अर्थ पे खड़े हैं, वो भी तो अर्थ के साथ ही रोटेट हो रहे हैं, है ना। तो अगर हम इक्वेटर पे देखें तो ये जो पेंडुलम है ये परपेंडिकुलर रहता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, लेकिन अदर लैटिट्यूड्स पर ये ओरिजिनल कोर्स में वापस आ जाता है आफ्टर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। नॉर्थ और साउथ पोल्स पर जो है एग्जैक्टली 24 आवर्स के अंदर जो है ये जो है अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन को अर्थ के साथ अलाइन कर लेता है एज़ कम्पेयर टू अदर लैटिट्यूड्स, जिसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, 24 घंटे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मेनिंगाइटिस। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएस और मैक्सिको ने रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कहा है कि एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए क्योंकि एक फंगल मेनिंगाइटिस आउटब्रेक शुरू हो गया है। तो मेनिंगाइटिस क्या है, एक इन्फ्लेमेशन है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो है मेम्ब्रेन्स, जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स है उसमें हो जाती है बिकॉज ऑफ वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा कैंसर, फंगी और ड्रग इंड्यूस्ड रिएक्शंस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है, स्नीजिंग से, कफिंग से ये ट्रांसमिट हो सकता है। इसमें जैसे नेक स्टिफनेस हो जाएगी, फीवर हो जाएगा, कन्फ्यूजन होगी, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट हो जाएगी, सीजर्स, कोमा, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट्स, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है जो कि अगर ना ठीक की जाए तो 24 घंटे के अंदर फेटल भी हो सकती है। वैक्सीन सबसे बेस्ट इसकी प्रोटेक्शन है, तो इसलिए वैक्सीन जो है वो ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेंकाकू आइलैंड्स। तो अब आपको पता है कि जापान जो है
जापानीज़ को जो कोस्ट गार्ड हैं, उन्होंने रिसेंटली कहा है कि चाइना के कोस्ट गार्ड वेसल जो हैं वो नेविगेट कर रहे हैं जापान के टेरिटोरियल वाटर्स में, जो कि सेंकाकू आइलैंड्स के आसपास हैं। अब सेंकाकू आइलैंड्स क्या है? एक अनइनहेबिटेड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जो कि ईस्ट चाइना सी में पड़ता है। ठीक है, लगभग 90 नॉटिकल माइल्स जो है ये जापान के ओकिनावा जो है प्रीफेक्चर से पड़ता है, और 120 नॉटिकल माइल्स जो है ताइवान के आइलैंड से पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो है इसको जो है चाइनीज़ लोग क्या बोलते हैं कि डियाओ आइलैंड्स है। ठीक है, वो इसको क्लेम करते हैं, और इस आइलैंड्स में बहुत सारे और भी, मतलब इस आइलैंड चेन में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, और ये आइलैंड जो है एक तरह से जापान और चाइना के बीच में और जापान और ताइवान के बीच में एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। तो आपको पता होगा कि जो भी चाइना जहाँ पर भी क्लेम करता है किसी भी टेरिटरी को, तो ताइवान भी उसको क्लेम करता है, बिकॉज ताइवान ये क्लेम करता है कि ताइवान इज़ द ओरिजिनल चाइना। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम इसकी देखें तो इसको कभी भी किसी और कंट्री ने जो है जापान से पहले जो है इसको एडमिनिस्टर नहीं किया है। 1895 से जापान ही इसको एडमिनिस्टर कर रहा है, और जो है इसको ओकिनावा प्रीफेक्चर का ही पार्ट जो है जापान मानता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सखालिन 1 प्रोजेक्ट। ये भी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ONGC की जो सब्सिडरी कंपनी है ONGC विदेश, उसने बोला है कि ऑयल आउटपुट जो है सखालिन प्रोजेक्ट की रशिया में, वो दोबारा से ज़ीरो से बढ़कर अब 2 लाख बैरल्स पर डे हो चुकी है। सखालिन 1 प्रोजेक्ट जो है वो ओखोत्स्क की सी में लोकेटेड है। यहाँ पर 3 ऑफशोर फील्ड्स हैं। इसको ऑपरेट कौन कर रहा है? US बेस्ड एक्जॉन नेफ्ट गैस, जो कि एक्जॉन मोबाइल की कंपनी की सब्सिडरी है। फिर जापानीज़ एक कंपनी भी इसको जो है ऑपरेट कर रही है, जिसके पास 30% शेयर है। इंडिया की ONGC के पास 20% शेयर है, और रशियन कंपनी के पास 20% शेयर है। ठीक है, लगभग 2.3 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट है, और 17.1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट यहाँ पर रिजर्व्स अवेलेबल है। अगर हम ONGC विदेश लिमिटेड के बारे में देखें तो ये एक मिनी रत्न कंपनी है, जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है ONGC की, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर ही आती है। ONGC जो है विदेश जो है वो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट पेट्रोलियम कंपनी है, ऑफ कोर्स आफ्टर ONGC। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्पेयर फिशिंग। ये सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक 53% जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिया में स्टडी की गई हैं, उन्होंने कहा है कि वो स्पेयर फिशिंग के कभी ना कभी जो है विक्टिम रहे हैं। अब स्पेयर फिशिंग क्या होती है? एक ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन स्कैम है, जिसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्टील की जाती है मैलिशियस रीजंस देकर। क्या होता है इसमें कि एक समझ लो सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। समझ लो आपको एक कोई ईमेल आता है, या आपको कोई एक ऐसा मैसेज आता है जिसमें आपका कोई फ्रेंड आपको कह रहा होता है कि मुझे इस पर्टिकुलर अमाउंट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे इस पर जो है यहाँ पर जाकर मुझे ये अमाउंट जो है, या फिर मुझे इन्फॉर्मेशन जो है आपसे मांगी जाती है, और आपको कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ पैसे ट्रांसफ़र करो। ठीक है, जब अभी या फिर आपको कुछ लॉगिन करने के लिए कहा जाता है। जब भी आप उस लिंक को क्लिक करोगे और आप उसके ऊपर जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसी देने लगोगे, तो वो अटैकर जो है आपकी सारी क्रेडेंशियल्स जो है वो चोरी कर लेंगे। और ये सबसे सेफ़ और सबसे, क्योंकि अब आप ऐसा क्यों फंस जाते हो? क्योंकि जो वो ईमेल लिखेंगे वो आपको इतनी ज़्यादा रिलायबल लगेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि सच में आपके फ्रेंड ने भेजी है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं KS-3 बैच 2 सबमरीन। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। साउथ कोरिया ने इंडिया को एक प्रपोजल दिया है कि KS-3 बैच 2 सबमरीन वो इंडिया को बेचना चाहते हैं। तो ये लार्जेस्ट सबमरीन है जो कि आज तक साउथ कोरिया ने बनाई है। डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, और ये एडवांस्ड वर्जन है इसका, जो इसके पुराने वर्जन इसकी पुरानी सबमरीन का। और इसको डेवू शिप बिल्डिंग, आपने सुना होगा ना, डेवू की पहले इंडिया में कार्स भी आती थी, आई थिंक अभी भी आती हैं। और हिंडाई की तो सुना ही आपने, हिंडाई की भी कार्स आती हैं। तो इन दोनों ने मिलकर इसको जो है सबमरीन को बनाया है, और इसमें लिथियम आयन बैटरीज लगी हैं, और ये इसकी वजह से जो है ये बहुत हाई स्पीड पर चल सकती है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम भी है, और इसमें 50 मेंबर्स जो है वो कैरी कर सकती है। इसमें जो है GPS का यूज़ करते हुए नेविगेशन की जाती है, और INS जो है इसका बेसिकली जो इसका INS है वो बेसिकली GPS है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is US debt ceiling crisis. This topic is important for international relations and economy. So we are not discussing this for US politics, but this topic is being discussed just for your mains exam, so that you have to so that in case you are asked that if there is any impact on US debt ceiling, then what would happen to the world
economy and specifically to the Indian economy. So for that we are discussing this. So you know that there was a time recently that US government was about to default, but now President Biden and House Speaker McCarthy has reached an agreement, and now they have raised the national debt legal debt ceiling. So what is the background of this issue? So since 1917 the US Congress has passed an act which says that president can take out funds only up to a certain amount. If he has to borrow funds beyond that amount, then he will have to take permission from the Congress. So this is being done to curtail president's spending capacity. Otherwise any president would just push the entire US economy into extreme debt. Okay, already the Biden government has pushed the US economy into unsubstantiated debts, or which or 31.4 trillion dollar of debt, which perhaps it would take decades for the US to overcome. So anyways, in 1939 this limit was about 45 billion, but of course now the US economy is much bigger, so of course the limit has also been raised. And what has happened is that now because the Biden government hit the debt ceiling in January itself, so it had no legal it was not legally allowed to borrow more money for the expenses, and it was said that by June 2023 it would run out of the money to run the government. So it had to take approval from the Congress, but it was of course like the Congress was is dominated by the opposition party, Republican Party, and that's why they failed to reach a consensus regarding this debt ceiling crisis. So what if this there was no such deal? If there was no such deal, then US would be unable to pay its debt holders and it would go into default. Okay, so if US would default, then of course it would not be able to pay its bills, including military salaries, interest payments for the already taken loans. If it stops paying interest to the loans, then of course the national debt would increase further. It would it would then lead to financial market shocks and the economy would go into recession. If US goes into recession, then of course its credit worthiness would decline, leading to weakening of the dollar, and it would lead to large scale job losses around the globe because of US economy's fall, and there would be catastrophe in global economy. So we do not need to go into the details regarding the what are the key points of this deal, because it is more political US for the US. Okay, we do not need to go into their internal politics, because UPSC may not ask you any question about the internal politics of US. Okay, so anyways, what is the next topic? It is hysterectomies. This topic is important for your governance and social issues. So Union Health Ministry has recently urged the state governments to audit the hysterectomy trends in public and private hospitals. So this has been done because a Supreme Court petition has argued that women from marginalized locations are at risk of unjustified hysterectomies. So this petition was filed in Supreme Court that private hospitals in Bihar, Chhattisgarh and Rajasthan are engaged in unethical practices, and they are undertaking unnecessary procedures. So women from marginalized locations are at risk of unjustified hysterectomies for economic gains and exploitation, of course. So now the Chief Justice has said that if you are performing hysterectomies for on women who are under 40 years of age, then at least the consultation or approval from 2 certified doctors must be taken. So a 3-month deadline has been given to states and union territory by the health ministry to implement these guidelines. So what is hysterectomy? So basically it's a surgical procedure which removes the uterus from a woman, and after that of course a woman cannot become pregnant, and the women will no longer menstruate. Generally it is done to treat excessive menstrual bleeding or pain, and it is very common for women aged between 40 to 50. But there are long-term health risks involved here. So hysterectomy causes chronic diseases including cardiovascular events, cancers, depression, metabolic disorders, and even dementia. And even to the women who are above 45 years of age, they could suffer from these chronic diseases like hypertension, high cholesterol, diabetes, and bone disease. So
If we look at the trends in India, the average age at which hysterectomies are being performed among Indian women is 34, whereas in income countries, this age is about 45. Okay, so most of the surgeries happen in private hospitals in India, and they are reported among the socially and economically disadvantaged section of society. So what are these guidelines? So Union Health Ministry is saying that to prevent this unnecessary hysterectomies, we should set up district, state and national level committees which will monitor these hysterectomies, and authorities should report hysterectomies if they are conducted upon women who are less than 40 years of age. Okay, so you would have to give the reason why it is important to conduct this hysterectomy on this women. Okay, so government is also has also giving the health insurance benefits for performing this hysterectomy, and they are helping the women who are genuinely needing this surgery. But there are certain hospitals who coerce women, and they force these women, especially from socially and economically marginalized sections, to go for this hysterectomy. The government has been blacklisting such hospitals and health care providers under the Clinical Establishments Act of 2010. So the next topic is Foucault's pendulum. This topic is important for your science and tech section. A Foucault's pendulum has been installed at the ceiling of the entrance hall of Constitutional Hall of India's new parliament. So this is basically signifying that the idea of India is integrated with the idea of cosmos. So this has been created by the National Council of Science Museum in Kolkata, and it is completely made in India. It is made out of made out of gun metal, and its suspension system is mounted on the ceiling of the Constitution Hall. So it takes generally about 49 hours, 59 minutes and 18 seconds for the pendulum to complete this one rotation. The first such pendulum was installed in Pune in India in 1991. So what is this pendulum? What is this Foucault's pendulum? So basically it is demonstrating the Earth's rotation. So in 1851, this first direct visual evidence of the fact that Earth is rotating on its axis was demonstrated by this pendulum. And this is basically a heavy object which is hung from a height with a string, and it is free to swing in any direction. So pendulum changes its orientation slowly with time because the earth is rotating. Okay, so as the earth rotates, the pendulum's direction also changes, or its orientation also changes, but it changes very slowly. Okay, so this pendulum works on the principle, you know that Newton's first law of motion says that every object will remain in uniform motion in a straight line unless, of course, an external force acts upon it. So when pendulum is set to swing, it will continue to swing in the same direction unless any other force pushes it or pulls it. In this case, earth is that force. Earth, because is rotating every 24 hours underneath the pendulum. If one stands to watch the pendulum, he would be able to see that the line of the pendulum swing has started to change in a different direction. Why? Because the earth is rotating underneath that pendulum. So observers also, because they are also rotating with the earth, they can notice this change in the orientation of the pendulum. Okay, so this change would be the fastest at the uh, the uh, at the north and south poles, whereby this pendulum would complete its cycle in exactly 24 hours, but in other latitudes it takes longer for the pendulum to return to its original orientation of swinging. At the equator, the pendulum is perpendicular to the axis of rotation. Okay, so the next topic is meningitis. This topic is important for your social issues. So authorities in the US and Mexico have recently appealed to the World Health Organization that they should declare public health meningitis as a public health emergency, because it is spreading in the US and Mexico. So what is meningitis? It is basically an inflammation of the protective membranes of the brain and spinal cord, and it is caused generally by the viral and bacterial infections. And apart from that, there are other causes also, like cancer, fungi, drug induced reactions. It generally spreads through sneezing and coughing. And what are the most common symptoms of meningitis? So neck stiffness, fever, confusion, altered mental status, headaches, uh, nausea, vomiting, all such things can happen.
And what are the treatments and prevention methods for this? Of course, it is a very big medical emergency, and it can be fatal within 24 hours, and vaccines offer the best protection against it. So that's why the US and Mexico, they are saying that they should that the WHO should be declaring this as a public health emergency. So the next topic is Senkaku Islands. This topic is important for your international relations. So recently, the tensions in the near the Senkaku Islands area has been rising. So why it is happening? Because a Chinese Coast Guard vessel has been navigating in Japan's territorial waters around the Senkaku Islands. Okay, so what is Senkaku Islands? So it is an uninhabited group of islands situated near the East China Sea, and it is approximately about 90 nautical miles from the Japanese Okinawa Prefecture, which actually is the administrative unit of these islands. So these are basically the group of islands, and the Chinese call it Diao Islands. Okay. Similarly, Taiwan also claims the territory of this Senkaku Islands. And if we look at the history, then these islands have never been administered by any other country before Japan, and that's why it is a part of the Okinawa Prefecture of Japan. So the next topic is Sakhalin-1 project. This topic is important for your international relations. So Oil and Natural Gas Corporation subsidiary company ONGC Videsh has said that oil output from the Sakhalin-1 project in Russia has bounced back to its original level or the plateau level of about 2 lakh barrels per day from zero. So this Sakhalin-1 project is located in the Okhotsk Sea, and it consists of 3 offshore fields, and this project is being undertaken by a consortium of companies led by Mobil, which is a US based company. Then a Japanese company also is there, India's ONGC Videsh is also there, and Russia's Rosneft is also there. So it holds about 2.3 billion barrels of oil and 17.1 trillion cubic feet of recoverable reserves, including gas. So what is ONGC Videsh Limited? It is a Mini Ratna Schedule A company, which is a wholly owned subsidiary and overseas arm of ONGC Videsh. ONGC, and it is functioning under the administrative control of Ministry of Petroleum and Natural Gas. So ONGC Videsh is the second largest petroleum company of India, just after its parent company ONGC. So the next topic is spear phishing. This topic is important for your security section. So as per a recent report, as many as 53% of the organizations which have been studied in India, they have reported that they have been a victim of spear phishing in 2022. So what is spear phishing? Spear phishing is an email or electronic communication scam which basically targets the individual or the victim to steal sensitive information from them using malicious reasons. So what happens is that generally they would first spy on you, they would see the personal details of the victim, and they would send you an email or a message which would basically be saying that I am your friend, and that message would be written in such a way that you would believe that that your friend is contacting you, and that your friend is asking you for some money. Okay, they would ask you to click on a malicious link or an attachment, and once you do that, then your sensitive personal information would go to these hackers, and they would steal your credentials. This is the most successful form of acquiring confidential information on the internet, and it accounts for about 91% of the attacks. So the next topic is KSS-3 Batch 2 submarine. This topic is important for your security section. So South Korea has recently come up with a proposal for India to provide us with the KS-3 Batch 2 submarine, which is the largest submarine ever built by South Korea, and it is a diesel electric attack submarine. It is the advanced version of its predecessor. It is jointly developed by Daewoo and Hyundai. It is equipped with lithium ion batteries. That's why it is able to cruise at higher speeds than usual. It has its own independent it is equipped with air independent propulsion system, and it is capable of carrying a crew of 50 members. It is navigated by the inertial navigation system and the GPS. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time.
with new topics. Until then, goodbye and take care.